प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक और शानदार सा टॉपिक लेमार्किज्म और लेमार्कवाद के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और यह टॉपिक न केवल बीएससी बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट पियरे एंटोने डी मोनेट लेमार्क। अगर आप कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर कंटेंट आपके सामने आ रहा है। देखिए, इंट्रोडक्शन मैंने नाम आपको बता दिया है, आगे बाद में चर्चा करेंगे। लेमार्किज्म और लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म एंड लास्ट नियो लेमार्किज्म। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, 19वीं शताब्दी में जैव विकास के संबंध में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट पियरे एंटोने डी मोनेट लेमार्क द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, और उन्होंने यह अपना सिद्धांत एक पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक में 1809 में प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1809 में फिलोसॉफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया गया। और उन्होंने अपने जो एक्सप्लेनेशन है वो डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स सीन इन फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तुत किया था। और इन्होंने बायोलॉजी शब्द भी इंट्रोड्यूस किया, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट शब्द इंट्रोड्यूस किए और उनमें अंतर भी बताया। नेक्स्ट देखिए, लेमार्किज्म और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्किज्म और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जैव विकास की परिकल्पना का पहला तर्कसंगत, बहुत बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पहला तर्कसंगत सिद्धांत किसने दिया और उस सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं और किस पुस्तक में उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। बहुत सारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिनका जीवन काल है वो 1744 से 1829, और 1809 में उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं में प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और यह सिद्धांत 4 मूल अवधारणाओं पर आधारित है। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ नीड, सेकंड है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, थर्ड है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, और लास्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ नीड। वातावरण जैसे ही बदलता है तो उसका सीधा प्रभाव प्राणी की रचना और उसके व्यवहार पर पड़ता है। लेमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव पर वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव होता है। जैसे ही वातावरण में परिवर्तन होते हैं वैसे ही जीव जंतुओं का शरीर और स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि ऐसा न करने पर उनका जीवित रहना कठिन हो जाता है। और वातावरण में परिवर्तन होने पर जीवों को अपने आप को
उन परिवर्तनों के अनुसार ढालने की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप क्या होता है, नए गुणों का विकास होता है। और ये जो नए गुण हैं के प्रभाव से कुछ जो अंग हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं और कुछ का अधिक उपयोग होता है, यानी नए गुण वहां पर सम्मिलित होते हैं। और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है तो वो लुप्त हो जाते हैं, और जिनका अधिक उपयोग होता है उनकी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। साथ ही कुछ ऐसे नए अंगों का विकास भी हो जाता है जो वातावरण के अनुकूल होते हैं, और ये अंग किसमें पहुंच जाते हैं, संतति में। और इस प्रकार से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये बात लेमार्क अपने सिद्धांत में कहता है, यानी इफेक्ट ऑफ नीड, कि आवश्यकता का क्या प्रभाव है, और अगर वो उपयोगी है तो उसका किस प्रकार उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके आधार पर यहाँ पर हम इस चीज को समझा सकते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण लेमार्क ने जिराफ के द्वारा दिया है। अगर प्राचीन जिराफ के एंसेस्टर को हम देखें तो वो कुत्ते के समान था, और उन परिस्थितियों में भू सतह पर छोटी छोटी घास एवं वनस्पतियां होती थी, और जिराफ अपना जीवन यापन आसानी से उस छोटी छोटी घास एवं वनस्पतियों पर कर लेता था। लेकिन जैसे ही वातावरण परिवर्तन हुआ तो वहां पर वो घास लुप्त हो गई और लंबे लंबे वृक्ष विकसित हो गए, और इस कारण से जिराफ को अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ा। जिराफ को सदैव अपनी गर्दन एवं अग्र टांगों को ऊपर की ओर उठाना पड़ता था। फलस्वरूप वातावरण में परिवर्तन के स्वरूप जंतु के स्वरूप की रचना पर पड़ा, और लगातार प्रयास करने के कारण गर्दन क्या हुई, दिनों दिन लंबी होती गई, और अगली टांगे भी पश्च टांगों की तुलना में लंबी हो गई। और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संतानों में पहुंचती गई, और इस प्रकार से आधुनिक जो जिराफ हम देख पा रहे हैं उनका विकास हुआ। उसके बाद में है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नीड की बात कर रहे थे हम, चेंज इन एनवायरमेंट क्रिएट न्यू नीड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस नीड के कारण जो नए गुण या अंग विकसित हो रहे थे, या फिर किसी अंग विशेष का अगर अधिक प्रयोग हो रहा था, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि न्यू नीड रिजल्ट्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ऑर्गन और ए पार्ट इन द बॉडी इफ द नीड कंटिन्यूज दैट ऑर्गन और पार्ट कंटिन्यूज टू ग्रो। उसके बाद में है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। यूज का उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, जिराफ की गर्दन और अगली टांगों का विकास किस प्रकार से हुआ है। लेकिन डिसयूज के बारे में नहीं बताया, तो डिसयूज के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, और इसका बहुत शानदार उदाहरण, बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दिया है कि सांपों को, लेमार्क ने सांपों को बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। और इसमें लेमार्क के अनुसार किसी विशेष वातावरण में कोई विशेष अंग अपेक्षाकृत अधिक उपयोग में आता है, अतः ये विकसित होता जाता है, और जो अंग उपयोग में नहीं आता है वह धीरे धीरे आकार में घटता जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। और कभी कभी ऐसे ऑर्गन अवशेषी अंग के रूप में शेष रह जाते हैं, या वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में रह जाते हैं। इस प्रकार विकसित और ह्रासित होने वाले अंगों की संरचना, स्वभाव तथा गठन माता पिता द्वारा संतानों में प्रवेश कर जाते हैं, और इसका उदाहरण लेमार्क ने किसके द्वारा दिया है, सांपों में। और अगर प्राचीन काल की बात करें तो सांप झाड़ियों एवं बिलों में रहते थे, उनकी टांगे लंबी होती थी, शरीर चौड़ा होता था, जो कि उस आवास में उनके लिए अनुकूलित नहीं था। इसलिए सांप उन टांगों को क्या करते थे, मोड़ करके रखते थे, और लगातार रेंगते रहने के कारण और टांगों का उपयोग नहीं होने के कारण टांगे लुप्त हो गई, और शरीर क्या हो गया, पतला हो गया। और लगातार उपयोग से अंग का विकास का उदाहरण लेमार्क ने, मैंने आपको पहले बता दिया है, किसके द्वारा, जिराफ के द्वारा। उसके बाद में तीसरा है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, यानी जो लक्षण किसी प्राणी या सजीव ने अपने जीवन में अर्जित किए या उपार्जित किए,
वो लक्षण वंशानुगत हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और इसके भी दो तरीके हैं, यूज एंड डिसयूज और इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट तरीके हैं, और इनके माध्यम से इन अंगों का अधिक विकास होता है। तो इन दोनों चीजों का हम यहाँ पर, अगर यूज होता है तो अधिक विकास होगा, नहीं हो रहा तो वहां पर रिडक्शन होगा, या वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में वो रह सकते हैं। तो द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। In every generation, some new characters were acquired, or older ones keep on increasing or improving. As a result, after a number of generations, the species gets modified into new one. यानी नई जाति का विकास भी हो जाता है। अगर हम इन चीजों को और अधिक स्पष्ट करना चाहें तो प्राणियों में अंगों के उपयोग, अनुपयोग एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं, और इन्हीं लक्षणों को जो माता पिता द्वारा संतानों में पहुंच जाते हैं, हम उनको किस नाम से जानते हैं? उपार्जित लक्षण। यानी ऐसे लक्षण जो माता पिता ने अर्जित किए और अगली पीढ़ी संतानों में पहुंच जाते हैं। प्रत्येक सजीव अपने जीवन काल में विभिन्न लक्षणों को अर्जित करता है, और ये लक्षण कायिक एवं आनुवंशिक दो प्रकार के होते हैं। लेमार्क के अनुसार ये सभी अर्जित लक्षण नई पीढ़ी में सभी लक्षणों को वंशानुगत मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लेकिन लेमार्क की थ्योरी के अनुसार ऐसा होता है। इसे ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से जानते हैं, और इसके कारण पृथ्वी पर नई जातियों का विकास होता है। नेक्स्ट, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये अभी तक जो आपने पढ़ा उसका समरी कह सकते हैं। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये यहाँ पर जिराफ की लंबी गर्दन, आगे की लंबी टांगे। द थ्योरी ऑफ नीड, इन ऑर्डर फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू इवोल्व ए स्ट्रक्चर इट मस्ट नीड द स्ट्रक्चर। दूसरा है द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, इफ एन ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू यूज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर it will continue to evolve. If not used, the structure will degenerate or disappear. Last, the theory of inheritance of acquired characteristics. If an organism acquires a characteristic, it can pass this characteristic on to its offspring. Next, evidence in favor of Lamarckism. Evidence in favor of लेमार्किज्म। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो लेमार्क के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग नेक्स इन जिराफ्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे आप आसानी से देख पा रहे हैं। सेकंड, ये यहाँ पर यूज का उदाहरण है। एनवायरमेंट में चेंज और उसका डायरेक्ट इफेक्ट। नीचे यहाँ पर है जो सर्प हैं उनमें टांग और चौड़ा शरीर, लेकिन जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ, या यूं कहें कि इनका उपयोग इन्होंने करना बंद किया और स्वभाव में परिवर्तन हुआ, फलस्वरूप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये घोड़े या हॉर्स की जो टांग है उसमें अंगुलियों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और उसका आकार छोटा सा है। और आप देख पा रहे हैं आधुनिक जो घोड़ा है उसका आकार बड़ा है और अंगुलियों की संख्या कम हो गई है। और ये यहाँ पर बर्ड्स जो कि स्थलीय से जलीय आवास में किस प्रकार से इनमें वेब टॉज डेवलप हुए हैं, इसको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण तो बता सकते हैं आप। इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स, इवोल्यूशन ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स एज लाइक, या यूं कहें डक्स, गीज, स्वान्स। और ये
एडेप्टेशन टू एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड डियर, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी दे सकते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स का उदाहरण भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्क के सिद्धांत की आलोचना। लेमार्क के सिद्धांत की आलोचना कई वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, लेकिन प्रकाशन, इनके सिद्धांत के प्रकाशन के बाद आलोचना हुई। यही नहीं, लेमार्क की आलोचना के विषय में उन्होंने अपने उदाहरण भी दिए, और जिससे ये प्रमाणित होता है कि अंगों के उपयोग से, अनुपयोग से एवं वातावरण के प्रभाव से जीवों में उत्पन्न उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। और अपनी बात के समर्थन में निम्न उदाहरण भी उन लोगों ने दिए हैं। तो चीन में जो युवा लड़कियां होती हैं, वो लोहे के तंग जूते पहनकर पैरों को छोटा रखने की परंपरा है, पर यह लक्षण उनमें वंशागत नहीं हुआ। और भारतीय संस्कृति में आप देखते हैं, नारियां नाक और कान छेदने की परंपरा है, लेकिन अभी तक ये लक्षण आप देखते हैं कि वंशागत नहीं हुआ। और आप ये भी देखते हैं कि जीवन भर दाढ़ी बनाकर भी दाढ़ीविहीन पुत्र पैदा नहीं होते हैं। अपंग माता पिता की संतानें अपंग नहीं होती हैं, अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है। और लोहार का जो, या यूं कहें कि पहलवान का जो लड़का होता है, उसकी मांसपेशियां सुविकसित नहीं होती जब तक कि वो प्रयास नहीं करता या अभ्यास नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो लेमार्क के सिद्धांत की आलोचना करते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है विजमान की जर्म प्लाज्म थ्योरी। लेमार्क का सबसे अधिक विरोध विजमान ने किया। उन्होंने विकलीकरण का सिद्धांत म्यूटिलेशन थ्योरी के द्वारा किया। उन्होंने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ टेल काटने पर उन्होंने देखा कि अंतिम पीढ़ी तक की चूहों की पूंछ उतनी ही लंबाई की और मोटी थी जितनी की पहली पीढ़ी के चूहों में। लेमार्क के अनुसार पूंछ का उपयोग न होने के कारण बिना पूंछ के चूहे उत्पन्न होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। विजमान के अनुसार जीवों का कायिक कोशिकाओं में, विजमान के अनुसार जीवों में कायिक कोशिकाओं में उपार्जित लक्षणों की वंशागति की क्षमता नहीं होती है। यानी जो कायिक कोशिकाओं में उपार्जित लक्षण हैं वो वंशागत नहीं होते हैं, सिर्फ वही लक्षण संतति में पहुंचते हैं जो जर्म प्लाज्म में होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किस सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स के बारे में बताया, और इस प्रकार के चेंजेस जो जर्म सेल्स में पहुंचते हैं वही अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप उनका एक जो प्रयोग किया गया उसको देख सकते हैं आसानी से। और उन्होंने पाया कि चूहों की पूंछ की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और उन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को पूर्णतः नकार दिया। नेक्स्ट, नियो लेमार्किज्म, नव लेमार्कवाद। 20वीं शताब्दी में कई वैज्ञानिकों, विशेषकर कैमेरर, लिंडसे, टावर आदि ने लेमार्कवाद पर प्रयोग किए, और उन्होंने नव लेमार्कवाद प्रस्तुत किया। और उनके अनुसार वातावरण में होने वाले विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीन्स को प्रभावित करते हैं। यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण क्या होते हैं, जीन्स प्रभावित होते हैं। और जो जीन्स अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो जीन्स युग्मकों के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, और फलस्वरूप वंशानुगत हो जाते हैं। अतः जीवों की संतति में किसी विशेष लक्षण के विकास में वातावरण की विशेष भूमिका होती है। और नव लेमार्क को इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध भी किया। टावर ने आलू बीटल नामक कीट की युवा अवस्थाओं को अधिक नमी या तापक्रम में रखा। उसने देखा कि इनमें से ऐसे कायिक परिवर्तन हो जाते हैं जो जन्म द्रव्य के जीन्स को प्रभावित कर अगली पीढ़ी में प्रकट होते हैं। कैमेरर ने सेलामेंटरों पर प्रयोग किए, और उन्होंने सेलामेंटरों को काले और पीले डिब्बों में रखा, और कुछ वर्षों के बाद पाया कि काले डिब्बों वाले सेलामेंटरों पर काली धारियां और पीले डिब्बों वाली
जो सेलामेंडर थे उन पर पीली धारियां बन जाती हैं, और जब इन सेलामेंडरों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में काले रंग के तथा दूसरी पीढ़ी में सिर्फ पीले रंग के सेलामेंडर प्राप्त होते हैं या प्राप्त हुए। लिंडसे ने प्रयोगों के आधार पर बताया कि अगर समतापी और असमतापी प्राणियों को एक ही वातावरण में रख दें तो उनसे उत्पन्न लक्षण उनकी संतानों में दृष्टिपात होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन न्यू लेमार्किज्म, दिस इज री-इन्वेंशन ऑफ द लेमार्क्स थ्योरी of inheritance of acquired characters, where constant use tend to strengthen the organs, whereas failure of the use leads to atrophy. Lamarck rejected the notion that the environment would directly affect organismal traits, and neo-Lamarckism incorporates these things. तो आज के वीडियो व्याख्यान में हमने लेमार्क कौन थे और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत के पोस्टुलेट्स क्या थे और उनके एविडेंसेस क्या थे, और लास्ट क्रिटिसिज्म के बाद में नियो लेमार्किज्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। थैंक यू।